आदरणीय राम बहादुर राय जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, सुरेश अवस्थी न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यक्रम के संचालक सुधीर मिश्रा जी और वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी सम्माननीय प्रबुद्धजन तथा मित्रों, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और मानवतावाद के शिल्पकार आदरणीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी की 16वीं पुण्य तिथि पर मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, सत सत नमन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अवस्थी जी का बहुत स्नेह मुझे प्राप्त था और आज उनकी स्मृति में आयोजित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। सच कहूँ तो शायद साल भर से मेरे मन के भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर कोई व्यक्तित्व जीते जी रूपांतरण का माध्यम बन जाता है तो क्या उसे शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। और ये सवाल शायद इसलिए भी उठा क्योंकि सुरेश अवस्थी जी मेरे अध्यापक नहीं थे बल्कि मेरे गुरु थे। मेरे राजनैतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों की समझ को उन्होंने तराशा है। इसलिए जब भी मैं इस सवाल के बारे में उनके उदार हृदय और दूसरों को आगे बढ़ाने की उनकी प्रवृत्ति के बारे में सोचता हूँ तो मुझे आभास होता है कि शब्दों की परम गहराइयों में तथा उसकी ऊंचाइयों दोनों स्थितियों में अवस्थी जी त्याग की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ते हैं मुझे। अवस्थी जी अकेले ऐसे गुरु थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र के सामाजिक पहलू को नया स्वरूप दिया और मैं कह सकता हूँ कि इस दौर में भी राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र चेतना की धारा उनके व्यक्तित्व की वजह से ही फली फूली। हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सहजता, अपनी सरलता और सहृदयता से उन्होंने हमारे जैसे अनेक लोगों के भविष्य को नई दिशा देने की भूमिका का भी बखूबी निर्वहन किया और एक नए प्रकार की राजनैतिक चेतना को जन्म दिया। वह राजनैतिक सामाजिक तत्वों को उसकी समग्रता में स्वीकार करते थे और शायद इसीलिए विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने के बावजूद अपनी समस्तता की वजह से ही वो चाहे उस समय के समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हों या वामपंथी विचारधारा के, उतने ही सरलता से उनसे भी मिलते थे। आदरणीय राम बहादुर जी ने कुछ बातें कही हैं। मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो जीवन के अंतिम क्षण तक दूसरे के लिए जीना सुरेश अवस्थी का यही असली स्वरूप था। आज की राष्ट्रीय गोष्ठी में जो विषय रखा गया है भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव, मुझे लगता है कि वो अवस्थी जी के प्रति सही श्रद्धांजलि है। वह भारतवर्ष की सदियों की समृद्ध परंपरा और उसके मूल्यों के प्रति बहुत सजग थे। इसलिए भी शायद वो युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते थे ताकि योग्य और चरित्रवान नौजवान राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर सभी विरोधाभासों के बीच तालमेल बैठाकर भारत के निर्माण के संकल्प के लिए समर्पण के साथ काम करे। अगर मैं प्राचीन काल के बाद मध्यकाल के वर्षों तथा आधुनिक समय के कालखंड को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सदियों के बाद भारतवर्ष को फिर से एक भौगोलिक क्षेत्र के बजाय सांस्कृतिक रूप से सबल और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है। इसका संकेत आदरणीय राय साहब ने अपने विचार में रखा है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हमेशा से आंतरिक और बाहरी संपदा अथाह रही है। बहुत से पश्चिमी साहित्यकारों, इतिहासकारों ने भारत को कभी सपेरों का देश कह दिया तो कभी जादूगरों का देश कह दिया। ये एक अलग तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश थी
लेकिन मैं मानता हूं कि बाद के वर्षों में हमारी सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, कूटनीति की भाषा में जिसे अभी सॉफ्ट पावर कहा जा रहा था, नए भारत की तस्वीर प्रबुद्ध वर्ग में और शोधकर्ताओं में एक नए प्रकार की छवि भारत की प्रस्तुत हुई है। अगर आप डिप्लोमेसी पर विचार करेंगे तो सामान्यतया दो शब्द बहुत सुनाई पड़ते हैं। पहला है हितों की समानता और दूसरा है पारस्परिक विश्वास। मुझे लगता है कि भारत ने दो शब्द और जोड़े इसमें, एक बहुसांस्कृतिक और दूसरा बहुजातीय सहअस्तित्व। और मैं मानता हूं कि राजनयिक संबंधों में इसे भारत का अत्यंत ही उल्लेखनीय योगदान माना जा सकता है। मुझे याद है 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा उसी समय शुरू हुई थी और उस समय 5 विषय चुने गए थे जिन पर भारतीयों और भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा था। पहला था बिहार और उत्तर प्रदेश से गए गिरमिटिया मजदूर अफ्रीका गए थे और वहाँ से अमेरिका और इंग्लैंड में जो गुजराती व्यापारी गए, वैसे ही कनाडा और अमेरिका में सैकड़ों वर्ष पहले जो हमारे सिख भाई हैं किसान के रूप में गए। सिंगापुर तथा मलेशिया में तमिल के मजदूर गए और थाईलैंड हांगकांग में हमारे सिंधी व्यापारी गए। इस सम्मेलन की चर्चा जब पूरे दुनिया में फैली तो अनेक विद्वज्जन, शोधकर्ता, इन लोगों ने लाइब्रेरी का रुख शुरू कर दिया और आप में से अनेक लोगों को स्मरण होगा कि उस समय इस बात पर खूब चर्चा भी होती थी। अब आप देखें, पाइथागोरस जो लगभग 550 ईसा पूर्व भारत आया था, अगर आप विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वो वेदों से ही प्रभावित हुआ। और जो गणित के विद्यार्थी हैं, जो थियरी ऑफ हार्मोनी अगर ठीक से आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है वेदों और उपनिषदों पर ही आधारित थी। उसी कड़ी में पश्चिमी बुद्धिजीवी वर्ग में प्लेटो को लेकर के जो चर्चा हुई और उन्होंने शोध के माध्यम से ये सिद्ध किया कि उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है एलेगरी ऑफ द केव, वो भारतीय संस्कृति तथा उपनिषद से प्रभावित थी और कहीं न कहीं इससे प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु थे उनकी वैचारिक चेतना का जन्म हुआ। वेद की चर्चा अभी हो रही थी, मैं एक श्लोक उद्धृत करना चाहूँगा। त्वमसि त्वम तदसि त्वम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। वह तू है, तू वह है, तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। जिन 4 चरणों की चर्चा की गई और जिस प्रकार गुरु तथा शिष्य के बीच होने वाले वैचारिक संवादों को समझाया गया है, उसे आधार मानकर विश्व में आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक विरासत में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को लेकर बहुत चर्चा हुई और तब लोगों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के पहुंचने से पहले यहाँ से जो चली गई संस्कृति थी, उसके तत्वों ने विश्व की चेतना को जागृत किया। जर्मनी के 19वीं शताब्दी के विद्वान आर्थर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय संस्कृति से निकले दर्शन मानव चेतना का उत्तुंग शिखर है और करीब करीब सभी दार्शनिकों के चिंतन में इसकी झलक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। मेरा अनुमान है कि शायद प्रवासी दिवस के पश्चात ही अनेक विश्वविद्यालयों में भी इस बात की चर्चा आरंभ हो गई थी कि अगर उपनिषद कहते हैं कि गुरु तथा शिष्य के बीच बिना बोले संवाद हो सकता है, तो क्या नॉलेज और विजडम में भी फर्क है। मुझे स्मरण है कि इस पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अनेक वर्षों तक शोध हुआ, रिसर्च हुआ और 2007 में जो पहला वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था, जिसमें भारतीय संस्कृति के
सभी आयाम स्पष्ट रूप से साफ तौर पर नजर आते हैं और मानवता के कल्याण, सभी वर्गों मजहबों को पोषित करने वाले विचारों की धारा भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सनातन काल से धर्म को मानवता के उत्थान का माध्यम माना गया है और इसलिए आर्थिक संपन्नता की वजह से भारत सोने की चिड़िया तो था ही, वैचारिक संपन्नता की वजह से इसे पूरी दुनिया का ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उपासना पद्धति चाहे कोई भी हो, सभी को भारतीय संस्कृति के अनमोल तत्वों से प्रेरणा मिलती रही है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद की भयंकर पीड़ा के बावजूद अगर हमने उस चेतना के उच्च शिखर को जिंदा रखा है तो उसके पीछे भी एक कारण था कि हमारी सनातन संस्कृति कभी जड़ नहीं थी, इसके प्रवाहों में कभी जड़ता नहीं आई। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करते हुए जब दूसरी उपासना पद्धतियों को मानने वाली भीड़ के सामने स्वामी विवेकानंद ने एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति का संदेश दिया, तब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि मानवता के स्वर्णिम भविष्य के लिए भारत के विचार, उसकी संस्कृति की ही सार्थकता है। भारत ही मानवता का अतीत है और भारत ही भविष्य की खोज भी। महात्मा बुद्ध का संदेश हजारों सालों से भारत तथा विश्व के बीच में सेतु बनकर शांति और विकास की अनिवार्यता का संदेश दे रहा है। भारत की आध्यात्मिक विरासत ने सहिष्णुता के संदेश के साथ देशों को जोड़ने का काम किया है और निरस्त्रीकरण के अभियान में इन मूल्यों ने जो भूमिका निभाई है वह तो आज एक ऐतिहासिक तथ्य माना जा रहा है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि मानवता की स्मृतियां दरअसल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का ही उत्सव है। विश्व में समस्याएं रोज बदल रही हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं और तब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास तो शाश्वत समाधान मौजूद है जिसने हमेशा समाज की प्रतिभाओं को बढ़ाने तथा चेतना के विकास के लिए कार्य किया है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल में आज हम न सिर्फ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बल्कि विश्व के प्रवासियों की लिस्ट में भी हम आज सबसे अग्रणी हैं। 140 देशों में फैले हुए भारतीय आज भी पूरे विश्व को एक कुटुंब, एक परिवार का संदेश दे रहे हैं और मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज भी सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों को निश्चित रूप से जिंदा रखा है। अगर विश्व में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारी मजबूत संस्कृति, संस्कार और परंपरा है। कैलिफोर्निया में तो जो लोग गए हैं, एक बात कही जाती है कि भाई सिलिकॉन वैली का मतलब है भारत, और अनेक लोग कहते हैं कि चाहे कैलिफोर्निया देख लो या बेंगलोर देख लो, बात बराबरी है। ये हमारे बुद्धि कौशल और हमारे ज्ञान का ही सम्मान है और पूरे विश्व पटल पर मैं मानता हूं कि भारत की शक्ति का प्रतीक भी है। और ये सच है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जो देश का सम्मान है वो बहुत बड़ा है। चाहे भारत की सामरिक, आर्थिक एवं सॉफ्ट पावर की ताकत जिसकी भी हम चर्चा करेंगे, हमें काफ़ी मजबूती मिली। चाहे आध्यात्म हो, फिल्में हो, बौद्ध धर्म के संदेशों को पुनरुत्थान हो, क्लासिकल म्यूजिक हो या लोकतंत्र के सिद्धांत की खूबसूरती हो, सभी क्षेत्रों में भारत की समृद्ध परंपरा ने विश्व के अनेक देशों में भारत का मान बढ़ाया है। और मैं कहना चाहूँगा
कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संस्कृति के अनेक तत्वों जैसे एक का जिक्र मेरे पूर्व भी किया गया, योग ने इस परंपरा को काफ़ी व्यापक विस्तार दिया है और 6 महाद्वीपों को एक सूत्र में जोड़ने का मैं मानता हूं कि काम भी किया है। प्रकृति की रक्षा को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को क्लाइमेट चेंज के खतरे से आगाह किया और आज उसके समाधान के लिए भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। 70-80 में माइग्रेशन करने वाली एक बड़ी आबादी जो हमारे देश से माइग्रेट करती थी, विश्व की इंडस्ट्रियल और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों की मेन ड्राइविंग फोर्स बनकर के उभरी है। मैं समझता हूं कि शायद ये लंबे समय बाद हम सबको अनुभव हो रहा है। चाहे शांति का काल हो या चुनौतियों से जूझ रहे विश्व के अलग अलग हिस्से हों, हर परिस्थिति में लोग समाधान के लिए आज भारत की तरफ देख रहे हैं और मैं मानता हूं ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की खूबसूरती ही है कि जब विश्व कोरोना महामारी की चपेट में था तो भारत ने न सिर्फ 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, बल्कि मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, सूडान, दक्षिण सूडान, संयुक्त अरब अमीरात की सहायता के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी भेजी। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव है कि आज भी विश्व की 80% आबादी किसी न किसी रूप में ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग कर रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में ही बना रहा है। आज अगर अवस्थी जी जीवित होते तो मानवीय समाज को जोड़ने के इन प्रयासों को देखकर निश्चित रूप से वो प्रसन्न होते। उनका उद्धारक स्वभाव इस कार्य में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता और अनेक लोगों को प्रेरित करता कि वो भी इसमें भाग लें। मैं मानता हूं इन प्रयासों को अवश्य ही अगर अवस्थी जी होते तो काफ़ी नैतिक बल मिलता। आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान से भरे भारत के लिए कटिबद्धता का उन्हें मैं एक प्रतीक पुरुष मानता हूं। जिस दृढ़ता, निडरता और अडिगता से वो आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों के बारे में उस समय बात करते थे, उस समय हम जैसे युवाओं को भी प्रेरित करते थे, वह ऊर्जा आज भी मैं समझता हूं कि अनेक लोगों का पथ प्रदर्शन कर रही है। छात्र संघ को जीवंत बनाने तथा युवा चित्त में परिवर्तन के जो बीज उन्होंने बोए थे, मुझे उम्मीद है वह सभी किसी न किसी रूप में एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उनकी जो लेगेसी है, विरासत है, उसको अवश्य आगे बढ़ाएगा। उनके विचार एवं युवा शक्ति के निर्माण के कार्य देश को लगातार एक नई राह दिखाएंगे ताकि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके विकास में निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे, इसके लिए प्रेरित कर सके। मैं इस गोष्ठी में और अवस्थी जी की इस चिरंतर वैचारिक यात्रा में अमूल्य योगदान देने के लिए नाम लूँगा तो लंबा होगा, सब सहयोगियों को बहुत ही साधुवाद देता हूँ। आदरणीय राय साहब और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में पुनः एक बार सुरेश अवस्थी जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करके अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।